तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 जो होने वाला है उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे जो उनमें जो पूछे गए हैं प्रश्नों को वो सेट देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्ज़ाम होना है जो कि फरवरी मार्च अप्रैल इन 3 महीनों में हो सकता है 2024 में। तो इसके अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता से सवाल पूछे जाते हैं और 150 प्रश्न रहते हैं जिसमें, और प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर होता है और गलत उत्तर देने पर आपके 0.50 नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, ये सब रहते हैं सामान्य ज्ञान में। जबकि सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पर प्रश्न रहता है। इसके अलावा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे जिसमें वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहारे और लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, इनसे सवाल रहेंगे। इसके अलावा अपठित गद्यांश से सवाल रहेंगे, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से संबंधित सवाल रहेंगे और हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध टाइप से सवाल रहते हैं। तो इस पेपर में यानी कि जो हम जो सेट लगा रहे हैं इसमें सिर्फ सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी को हमने कवर किया है। तो देखिए जो पहला सवाल है जो कि सामान्य ज्ञान से है, तो पहला सवाल है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। 4 विकल्प हैं। पहला है संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के दोनों सदनों की अवधि या भारत के अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और प्रश्न नंबर 2 है कि सीरिया की राजधानी है। अब ये देखिए करंट में अफेयर का चीज़ है, ये 2018 में ये सवाल पूछा गया था। तो उस समय क्या था, सीरिया थोड़ी चर्चा में था और वर्तमान समय में इजराइल चर्चा में है, गाजा चर्चा में है, इजराइल फिलिस्तीन चर्चा में है और अपना मालदीव जो पड़ोसी देश है वो चर्चा में है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि सीरिया की राजधानी का नाम क्या है, अलेप्पो है, दमिश्क है, होम्स है या हमा है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि सीरिया की राजधानी का नाम दमिश्क है, तो बी विकल्प। और प्रश्न नंबर 3 है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, क्यात, नायरा, रियाल या क्रोन। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए विकल्प कि म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। विकल्प है मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या सोमालिया। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। जबकि सोमालिया की अगर हम बात करें तो आप मैप देखेंगे तो पाएंगे कि हॉर्न ऑफ सिंह के नाम से सोमालिया जाना जाता है, जो कि समुद्री लुटेरों के लिए भी प्रसिद्ध है सोमालिया। और प्रश्न नंबर 5 देखें, थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन था ये कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। क्यूबा, कनाडा, हैती, जमैका। तो देखिए यहाँ पे क्यूबा में क्या है 26% वन क्षेत्र है और कनाडा में है 40%। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कनाडा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी यानी कि अगर भारत की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी जो है भारत के पूर्व में स्थित है, यानी कि कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं गिरती है। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो देखिए नर्मदा नदी क्या है, पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी में नर्मदा नदी नहीं गिरती है बल्कि यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है। बाकी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और प्रश्न नंबर 7 है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। तो ये चूँकि 2018 का क्वेश्चन है उसके हिसाब से पूछा गया है ये। तो इनके 4 विकल्प हैं, महिलाओं पर तेजाबी हमले, बाल और बंधुआ श्रम, बाल विवाह, सर पर मैला ढोना। तो ये बाल विवाह से संबंधित है कार्यकर्ता, मतलब बाल विवाह रोकने का काम करती हैं ये। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और
8वें नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 8वां है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है ब्लैक पैंथर नाम था ये। 2018 की बात है, ये फरवरी मार्च समय में ऐसा किया गया था ये, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो शिमला समझौता हुआ था असल में जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद किया गया था। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी हो जाएगा 1972 में। ठीक है। और प्रश्न नंबर 10 है कि 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है। पटना, जयपुर, भोपाल या लखनऊ। तो ये लखनऊ में किया गया था 2018 में, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 13 है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, तो उस कोशिका को क्या कहा जाता है। युग्मनज, भ्रूण, डिंब या शुक्राणु। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि इसे जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 14 है कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर या नस की दर आमतौर पर प्रति मिनट खाली स्थान धड़कन के बीच होती है। 72 और 80, 60 और 75, 90 और 120, 80 और 120। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि 72 और 80 के 20 होती है। हालांकि यह सामान्यतः होता है 75 से 85 के बीच, लेकिन यहाँ पे 75-85 से कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा जो कि उसके आसपास है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है कि एक बार ढाले जाने के बाद करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार अगर हम बना दिए तो गर्म करके उसे हम नरम नहीं कर सकते, बल्कि उसका संरचना बिगड़ जाएगा, उसे क्या कहते हैं। पोलोविनाइल क्लोराइड, उच्च घनत्व पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीयूरेथेन्स या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है मेलामाइन के बर्तन जो हम यूज करते हैं वो। ठीक है। और प्रश्न नंबर 16 है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से रिक्त स्थान मूत्र विसर्जित करता है, यानी कि 1 से कितना लीटर तक मूत्र उत्सर्जित करता है। 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3.0 लीटर या 1.8 लीटर। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि 1 लीटर से 1800 ग्राम तक, यानी कि 1 लीटर से 1.8 लीटर तक मूत्र एक इंसान 24 घंटे में विसर्जित करता है। और प्रश्न नंबर 17 देखें तो प्रश्न नंबर 17 है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 के द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया। तो ये 21 जून को किया था, ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा 21 जून। और प्रश्न नंबर 18 है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किन्हें या रिक्त स्थान को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ईसी कैडल, डोइजी एंड डैम या कार्ल लिनियस या स्टैनफोर्ड मूर। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा स्टैनफोर्ड मूर, सॉरी बी हो जाएगा डोइजी एंड डैम को। असल में हेनरी डैम को दिया गया था, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा डोइजी एंड डैम। और प्रश्न नंबर 19 है कि इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन थे। अशोक चतुर्वेदी, विक्रम सूद, के शंकर नायर या के सी वर्मा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि इस पुस्तक के लेखक जो हैं के शंकर नायर हैं। और प्रश्न नंबर 20 है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। 121वें संशोधन विधेयक 2014,
105वां संशोधन विधेयक 2014, 120वां संशोधन विधेयक 2014 या 122वां संशोधन विधेयक 2014। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ये अधिनियम की बात नहीं कर रहा है, ये विधेयक की बात कर रहा है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि 122वां संशोधन विधेयक 2014, जो कि 121वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। इसके तहत जीएसटी का पूरे देश में लागू हुआ। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि 122वां संशोधन विधेयक 2014 के तहत जीएसटी लागू करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 24 देखें। तो प्रश्न नंबर 24 है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर या गोंडा? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जो मट्टी है वहाँ में पोटास की मात्रा कम पाई जाती है। और 25वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा या फिर एटा? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि महोबा क्षेत्र जो है, जो महोबा जिला है उत्तर प्रदेश का, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। अब बात कर लें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के जो जिले आते हैं उसमें शामिल हैं जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर और बांदा, इसके अलावा महोबा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 26 देखें तो प्रश्न नंबर 26 है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, रिक्त स्थान संग्रहालय में संरक्षित है। बताना है कि कहाँ इसको संरक्षित रखा गया है? कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज या लुम्बिनी? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि सारनाथ में है ये। और प्रश्न नंबर आगे बढ़ें, आगे देखें प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 है कि उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका कौन सी थी जो 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? बालबोधिनी, सरस्वती, सितारे हिंद या उद्दंड मार्तन? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, बालाबोधिनी। हालांकि ये 1874 था, 47 थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया, जैसा भी रहा हो, लेकिन यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, बालाबोधिनी 1874। ठीक है, और प्रश्न नंबर 29वां देखें तो प्रश्न नंबर 29 है कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान से संबंधित थे? एटा, इटावा, औरैया या फिरोजाबाद? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि ये इटावा से संबंधित थे। ठीक है, और प्रश्न नंबर 30 है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? यानी कि तीसरी बौद्ध सभा किस शहर में आयोजित की गई थी? यांगून में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या राजगीर में? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में की गई थी ये। और प्रश्न नंबर 31 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930 में, 35 में, 40 में या 45 में? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है सन 1935 में की गई थी। तो सही विकल्प बी। और प्रश्न नंबर 35 है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 6, भाग 2, भाग 7 या भाग 12? तो सही विकल्प यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा कि भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिए हुए हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 36 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत रिक्त स्थान वर्ष यानी कि किस वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? 14, 15, 16 या 17? तो सही विकल्प यहाँ पे ये हो जाएगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 24 के अनुसार। और प्रश्न नंबर 37 है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, यानी कि चुनाव के जो तरीका है उससे संबंधित है? 67, 55, 51 या 74? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि अनुच्छेद 55 जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। और प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? रवि राय, बलीराम भगत, एम अनंत सयान अयंगर या जी लक्ष्मण? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ये भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे, एम अयत संज्ञानाय अयंगर। अब
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हिंदी से है। तो प्रश्न नंबर 114 है कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है, यानी कि एक्टिव वॉइस में, सॉरी पैसिव वॉइस में क्या प्रधान होता है? कर्मवाच्य, कर्ता, भाव, विचार या कर्म। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, कर्म प्रधान होता है, यानी कि खाना जो है राम के द्वारा खाया गया। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, कर्म। और क्वेश्चन नंबर 115 है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाता है? क्रिया, वचन, अवयव या वाच्य। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द अवयव कहे जाते हैं। और प्रश्न नंबर 116 है कि ये जो एक निशान बना हुआ है ये किस विराम चिन्ह का नाम है? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम या योजक। तो सही विकल्प यहाँ पे बी है, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह बना हुआ है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और 117 नंबर प्रश्न देखें। तो 117 नंबर जो प्रश्न है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर रिक्त स्थान अर्थ प्रकट करते हैं, किस प्रकार का? विशेष, विपरीत, पर्याय या असामान्य। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है। और प्रश्न नंबर 118 है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि एक ही काम से दो लाभ होना, तो ये एक पंथ दो काज कहलाता है। और प्रश्न नंबर 119 है कि हास्य रस का स्थायी भाव है, क्या है? हास, रति, रौद्र या विभत्स। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव हास है। स्थायी भाव ऐसे होते हैं जो परमानेंट किसी व्यक्ति के इंसान में व्यक्ति के मन में रहते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम 121 को देखें। तो प्रश्न नंबर 121 है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? यानी कि कौन से अलंकार में, किस अलंकार में किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है? उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में, अनुप्रास में या श्रेष्ठ अलंकार में। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पे क्या है? च वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हो रही है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। और 122वां प्रश्न है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोग वाह। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि जो शब्द की सबसे छोटी इकाई है वर्ण कहलाती है, यानी कि जो सबसे इकाई छोटी है उसे ध्वनि कहते हैं, ध्वनि जिसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण के बाद है ना, जो वर्ण है ये सबसे छोटी इकाई है। और प्रश्न नंबर 123 है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी, तपसी, तापसी या तपस्या। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि तपस्वी का जो स्त्रीलिंग है वो तपस्विनी होगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 124 देखें। तो 124 है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है, आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा? गुरु, आचार्य, शिक्षक या आर्य। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, आचार्य होगा ये। और क्वेश्चन नंबर 125 है कि पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, ये किस प्रकार का वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या त्रिवचन। तो हिंदी में क्या है? त्रिवचन तो होते नहीं है, एक वचन या बहुवचन होता है हिंदी में। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि एक वचन है ये। और प्रश्न नंबर 126 है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? यहाँ पे बताना है कारक कौन सा लगा है, करण, कर्ता, कर्म या अपादान। तो सही विकल्प यहाँ पे ए है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, कर्ता कारक, शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया गया, तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 127 है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 या 7। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा 127 का 3 होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी कि मैं, यह, वह या वे और अन्य हो गया। ठीक है, अन्य पुरुष। तो 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 128 है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं?
3, 4, 6 या 2। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। 4 प्रकार के, यानी कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। और प्रश्न नंबर 129 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 129 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। पहला है पथरीला, नमकीन, बर्फीला या नमक। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि नमक जो है ये विशेषण नहीं है। हालांकि नमकीन ये स्वाद बता रहा है, पथरीला ये विशेषता बता रहा है, बर्फीला ये भी विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 130 की बात करें तो प्रश्न नंबर 130 है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। काल, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। तो सही विकल्प यहाँ पे देखिए, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं, क्रिया कहलाते हैं। सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 131 है कि निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल्य रूप या क्रिया का पूर्ण रूप। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि क्रिया के घटित होने वाले समय को जो बताता है उसे काल कहते हैं। और 141 नंबर प्रश्न देखें कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का या मात्रा का। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। और 142वां प्रश्न है कि उन्होंने कहाँ जाना है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी या विशेषण संबंधी। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा उन्हें कहाँ जाना है। तो सर्वनाम संबंधी गलती है ये, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है। और प्रश्न नंबर 143 देखें तो 143 है कि सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। संधि, समास, समास विग्रह या समास विच्छेद। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, समास विग्रह कहलाता है ये। और प्रश्न नंबर 144 है कि उर्वशी किनकी रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर जी या सियाराम शरण या अज्ञेय। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है उर्वशी। तो सही विकल्प बी। और प्रश्न नंबर 150 और अंतिमवा है हमारा कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। निहारिका, साकेत, कामायनी या प्रिया प्रवास। तो सही विकल्प यहाँ पे ए है। हालांकि ये निहारिका नहीं है, इनका रचना निहार था। खैर जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे सही विकल्प निहारिका है। ठीक है। तो बस यहीं तक इस वीडियो में। बाकी अगले सेट में लेके आएंगे 2016 और 13 और 14 में जो यूपी पुलिस जो कांस्टेबल एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस पेपर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।